हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और इस चैनल पर आपको मैथ का मतलब एनसीईआरटी मैथ जो है 10th क्लास का, उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ को। तो देखिए 10th क्लास की एनसीईआरटी जो मैथ है उसमें पहला लेसन हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। जो पहला चैप्टर हुआ क्या है, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर। चलिए तो पहले चैप्टर की परिभाषा देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूच को, संख्या के समूच या समूह को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। और इसको जानने से पहले हम लोग बेसिक संख्याओं के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिसको हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस संख्याओं को हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी जिन संख्याओं को हम किस रूप में उपयोग करते हैं, संख्याओं को हम किस रूप में? तो गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है वह गिनती की संख्याएं हैं, वह प्राकृत संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात कर ले -10, -12, -5, -3 यानी ऋणात्मक जो है, माइनस में है, या दशमलव में 10.2, 10.5, 1.2, 2.3, इस प्रकार अगर है, माइनस में हो या दशमलव में हो, तो इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको गिनती के रूप में हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 पेन खरीदना है, 20 पेन खरीदना है, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि 10 पेन दीजिए, -12 पेन दीजिए, -5 पेन दीजिए, कभी भी नहीं कहेंगे। अगर क्लास में बच्चों की संख्याओं को जोड़ना है तो हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि -10 बच्चे आए हैं पढ़ने, -12 बच्चे आए, -5 बच्चे आए, या 10.2 बच्चे आए, 10.5 बच्चे आए, कभी भी हम ऐसा नहीं कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इस संख्याओं को, जो बॉक्स में लिखा हुआ संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। चलिए अब एक चीज और जान लीजिए कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। तो यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है? कुछ नहीं, बस सिंपल सा है कि प्राकृत संख्या के आगे जब शून्य लगा दिया जाता है, प्राकृत संख्या के आगे जब शून्य लगा दिया जाता है तो संख्याओं का समूह जो प्राप्त होता है वही समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार से। यानी बस कुछ नहीं है। होल नंबर किसको कहते हैं? यानी प्राकृत
पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या आगे क्या लगा देना है? शून्य लगा देना है, वही क्या है? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या को। आगे हम लोग देखते हैं किसको? पूर्णांक संख्या। उसके बाद फिर और अन्य संख्याओं को समझेंगे। तो चलिए देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, ध्यान देंगे। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है, जबकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक, जबकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो, दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो, दोनों प्रकार की संख्याएं क्या हो? शामिल हो, वह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। तो कह सकते हैं कि देखिए धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वह दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्लस वाला संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 10, 15, 20, इस सब के सब कहलाएंगे कौन सा पूर्णांक? तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और -10, -15, -20, -5 इस सब के सब क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। कितना क्लियर होगा कि पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए जो संख्या बेसिक संख्याएं बता रहे हैं वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए आगे अब देखते हैं। ये आप लिखना, हम बोल भी रहे हैं डेफिनेशन, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप मैसेज कर लेंगे और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए 620171 3331 अर्थात 6207133371, इसमें आप मैसेज करेंगे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा थ्योरी का क्या मिल जाएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। जिस संख्या के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, सम और विषम संख्या। तो इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है वह सम संख्या कहलाता है, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। क्लियर है? इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लोग इसके बारे में देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए भाज्य संख्या, जिसको हम लोग यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं, तो यौगिक या भाज्य संख्या। तो देखिए यौगिक या भाज्य संख्या क्या है, और एक और होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या दोनों जो है, रूढ़ या अभाज्य संख्या दोनों जो है एक ही परिभाषा होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए यौगिक या भाज्य संख्या क्या है, इसे देखिए, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी
अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, भी विभाजित विभाजित होता है, वह क्या कहलाएगा? यौगिक क्या? भाज्य संख्या कहलाता है। यौगिक क्या? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में यौगिक या भाज्य संख्या के एग्जाम्पल, तो देखिए दो दो तो नहीं कह सकते हैं, 4, 10, 9, 8, 15, 20, यह सभी के सभी क्या है? यह भाज्य संख्या है, या इसी को हम कहते हैं यौगिक संख्या। इस सभी के सभी भाज्य संख्या है और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्लियर है? आप देख लीजिए रूढ़ या भाज्य संख्या, हम अभी बताए परिभाषा वही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देख लीजिए क्या अंतर है? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वह आपको क्या कहला जाएंगे? रूढ़ संख्या। वह क्या कहलाएगा? रूढ़ या अभाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, इस सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाएंगे। यहां तक क्लियर होंगे अच्छे से? अब देख लीजिए, अब एक ऑब्जेक्टिव में यौगिक और रूढ़ संख्या यानी भाज्य और अभाज्य संख्या से 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस पर जरा गौर कर लेते हैं। तो देखिए पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो आप देख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 होता है। परिभाषा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि 4 ही है जो एक से बड़ी है और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता है। सबसे पहला जैसे 2 और 3 को ले ले तो ये तो स्वयं से और एक से कटता है, लेकिन 4 ही ऐसी संख्या है जो क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है। तो कह सकते हैं कि सबसे छोटी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 होंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होंगी। चलिए अब अगला देखते हैं सहभाज्य संख्या। कहीं कहीं असहभाज्य संख्या भी लिखा हुआ आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं सहभाज्य संख्या को। तो सहभाज्य संख्या क्या है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। देखिए सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहीं कहीं लिखा मिलता है, या असहभाज्य संख्या भी। तो चलिए देखिए सहभाज्य संख्या क्या है? जब दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में मिलने वाला। जब दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वह क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर हम लिख लें 5 और 7, तो ये दो संख्या है, दोनों संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों में मिलने वाला गुणनखंड। तब 5 किसी एक को छोड़ करके, एक नहीं लेना है, एक को छोड़ करके, तो 5 को देख लीजिए कि एक को छोड़ के कोई ऐसा संख्या है जो काट रहा है। 7 को देख लीजिए कि एक को छोड़ के कोई ऐसा संख्या जो काट रहा है, जो दोनों को काट रहा है, तो नहीं। अर्थात हम इसका परिभाषा एक और समझ सकते हैं कि जब दो संख्याओं को कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह असहभाज्य संख्या। और एक और परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब दो संख्याओं का मस्सा एक हो, जब दो संख्याओं का मस्सा क्या हो? एक हो। कितना हो? मस्सा
एक हो तो वह क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या कहलाता है। जब दो संख्याओं का मस्सा एक हो तो वह क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है कि जब दो संख्याओं का मस्सा कितना है? एक है तो वह क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 5 और 7 का मस्सा, 15 और 16 का मस्सा एक होता है तो इस सब के सब क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सहअभाज्य संख्या है? कौन सहअभाज्य का युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए इस ऑप्शन में हम देते हैं, बताइएगा आप लोग। 5 10, दूसरा 12 14, तीसरा ले लेते हैं 16 17, चौथा नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आंसर इसमें? तो देख लीजिए 5 10 में 5 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 12 14 में 2 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात मस्सा इसका हो गया कितना? 2। 16 17 में अगर बात कर लें तो 16 17 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 16 और 17 वाला जो युग्म है वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी जरा सा भी दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, बदलाव कर सकें। तो चलिए सहअभाज्य संख्या तक क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो चलिए देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, दोनों लिख लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या इधर लिख लेते हैं। परिमेय संख्या एक और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो समझेंगे दोनों को कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। बस इसके विपरीत अपरिमेय संख्या को समझ लीजिए कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। तथा अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1 2 2 बटा 3 5 बटे 6 3 बटे 5, इस तरह की जो संख्याएं हैं 22 बटे 7, इस तरह की जो संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या देख लीजिए √3 √5 √15 √20 पाई, यह सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये पूरा के पूरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो चलिए अब देखिएगा आगे जरा कि ये सब अपरिमेय संख्या है। अब सोचने वाली बात है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा है, इसको तो भी √3 बटा 1 कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं ऐसा होगा? मतलब p बटा q के रूप में इसको क्यों नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका कारण है। तो देखिए इसका कारण क्या है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वह शांत, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत या अशांत आवर्ती है। शांत या अशांत आवर्ती है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या
का जो दशमलव प्रसार है, जो दशमलव प्रसार है वह है प्रसार है वो प्रसार अशांत अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं बल्कि अशांत क्या होता है? अनावर्ती होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है शांत या अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। अब बात रही कि सर शांत तो समझ रहे हैं कि जो पूरा पूरा कट जाता है, जैसे मान लीजिए कि 10/2 है तो सॉरी 10 अगर मान लो कि 2/5 ले लिए, 2 कितना ले लिए 5, तो 0.4 आएगा, यानी 5 को 20 कट जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो ये तो शांत है। लेकिन अशांत आवर्ती किसको कहते हैं और अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, और एक चीज और, हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, हमेशा 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है। पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर पाई का मान ही तो 22/7 होता है, तो पाई अपरिमेय कैसे हुआ और 22/7 परिमेय कैसे हुआ? तो देखिए, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये हम लोग मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं कि पाई का मान 22/7 है, ऐसा नहीं है। पाई का सन्निकट मान 22/7 है, पाई का मान नहीं है 22/7, पाई का सन्निकट मतलब नजदीकी वैल्यू 22/7 है। इसीलिए पाई का मान 22/7 नजदीकी वैल्यू है, इसीलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत अनावर्ती है, लेकिन 22/7 का अशांत आवर्ती है। 22/7 का होता है 3.142857, इस प्रकार से होता है 22/7 का। फिर 142857 ऐसे आते जाएगा, इस प्रकार से ही आते जाता है। इसमें पाई का मान जो है से, लेकिन पाई 22/7 का जो मान है, यानी भागा देखिए निकलेगा तो 3.142857 142857 आता जाएगा, लेकिन पाई का मान इस तरह से नहीं आएगा। तो यह क्या है? अशांत अनावर्ती है, इसका दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। चलिए देखिए, तो इसमें आप देख लीजिए कि दशमलव प्रसार ये अपरिमेय संख्या का शांत या अशांत आवर्ती होता है और इसमें अशांत अनावर्ती। तो पहले तुम दशमलव प्रसार को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि दशमलव प्रसार क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार को हम लोग बांट के पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए, किसी भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो तो दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत या अवसानी दशमलव प्रसार, इसी को कहते हैं शांत या अवसानी दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार, इसी को कहा जाता है। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं? तो जैसे बात कर लीजिए तो 22/7 था, 22/7 नहीं, जैसे 5/2 है, तो 2 दूनी 4 और 5 2 दूनी 4 1 पर, यानी 2.5। तो ये देखिए 2 से हम लोग भागा दिए 5 में, तो 2 दूनी कितने हो गए? 4, 1 0 दशमलव बैठाए तो 5 दूनी 10। उम्मीद करते कि तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आपको 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 5, यानी 7 दशमलव प्रसार हुआ। ये क्या हो गया? ये है 7 दशमलव प्रसार, क्योंकि कट गया तुरंत, तो ये क्या हो गया? 7 दशमलव प्रसार। उसी प्रकार से अगर हम लोग देख ले तो अगर हम लोग देख लें कि 10 ले लेते हैं, पूरा 10 मान लीजिए कि 20 ले लेते हैं, तो 10/20 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.20
5, 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी शांत हो गया, क्यों? क्योंकि कट गया पूरी तरह से, कट गया पूरी तरह से, या 0 से 0 भी काट सकते थे, 1/2 तो 0.5 आएगा, तो ये पूरा कट गया। तो इसको हम शांत या अवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार क्या है? ये पूरा कटता नहीं है। जैसे 22/7 है, 3.142857, 3.142857, इस तरह से ही 3 फिर आएगा। देखिए रेकरिंग देने का मतलब कि फिर से 142857, 142857, 4285 आते जाएगा उसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब कि कटने का नाम नहीं लेगा। जैसे एक और देख लीजिए, 1/3, तो 1/3 है तो ये हो जाएगा 0.33 इस प्रकार से आते जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पर रेकरिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से भी। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? आसान दशमलव प्रसार, जो कभी कटने वाला नहीं है। एक और अगर हम बात कर ले तो पाई का मान 3 पाई का मान जो होता है 3.141592, 141592 इस प्रकार से ही आते रहता है, इस प्रकार से आते रहता है पाई का मान। तो चलिए ये भी अशांत में आ गया। अब देख लीजिए शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव प्रसार, यह 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार है, यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो देखिए एक जो है, एक आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, एक कह सकते हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है अनावर्ती, ये क्या होता है? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है क्या? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए आवर्ती किसको कहते हैं? तो देखिए वैसा दशमलव प्रसार जिसमें एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे देख लीजिए 22/7 का, तो 22/7 के 3.142857, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। फिर आएगा 142857, फिर आएगा 1257, एकदम निश्चित क्रम में। 1/3 को देख लीजिए तो आएगा 0.333 पर एक लिख दिए तो 3 बार होते जाएगा। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्रम है। तो ये क्या हुआ? आवर्ती आसान दशमलव प्रसार। और उसके बाद अनावर्ती आसान दशमलव प्रसार, तो पाई का मान देख लीजिए 3.141592 इस तरह से आएगा पाई का मान। तो पाई का मान जो आएगा तो इसको भी देख सकते हैं कि निश्चित क्रम ना है। क्यों निश्चित क्रम नहीं? क्योंकि देख लीजिए 3.14, जैसे 1 के बाद 4 आया था, तो 4 के बाद फिर 1 आया, तो फिर 1 के बाद कितना आना चाहिए था? 4 से 1 के बाद यहाँ 4 थे, 1 के बाद कितना आना चाहिए था? 4, फिर उसी प्रकार उससे आगे आना चाहिए था, लेकिन एक निश्चित क्रम नहीं है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताए थे वह बताए थे शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। किसमें? परिमेय संख्या में। तो कह सकते हैं कि शांत वाला जो है ई एग्जाम्पल, ये पूरा परिमेय संख्या, और अशांत आवर्ती वाला यानी ई वाला पूरा के पूरा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और अकेले जो ये अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, ये अकेले जो है वह क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पाई का, जैसे √3 का जो मान होगा, √5 का मान होगा, √10 का जो मान होगा, इन सभी का जो मान आएगा दशमलव में वह अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार के रूप में आएगा। √3 का, √5 का, √10 का। तो ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट हुआ पूरा, ये अपरिमेय संख्या का पार्ट है। यह कौन सा है? अपरिमेय संख्या का पार्ट। और ई वाला, ई और ई दोनों के दोनों क्या है? परिमेय संख्या का पार्ट है। तो समझ में, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा कि शांत जो दशमलव प्रसार है या आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, ये दोनों का समूह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। वो अनावर्ती वाला सिर्फ जो है वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इतना थ्योरी तो इस वीडियो में देख लिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब आगे की थ्योरी अभी चलेगा, कल तक और थ्योरी चलेगा, या कल कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे थ्योरी के साथ साथ। और तो आप
अपने साथ बुक भी रखेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन बता करके, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख करके ही बताएंगे कि ताकि किसी बच्चे के पास अगर बुक ना हो फिर भी कोई परेशानी ना हो। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे की थ्योरी, थोड़ा सा और थ्योरी है उसको कंप्लीट करके उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।